हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय प्रसून सर में। अभी तक मैंने आप सभी को फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया था, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा दिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट कैसे अपना भोजन बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की विधियों का भी वर्णन कर दिया था। मतलब दो मेथड, प्रकाशिक अपक्रिया और अप्रकाशिक अपक्रिया, दोनों मेथड को अगले वाला जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था उसमें आपको वीडियो के रूप में प्रेषित कर दिया गया है। अब मैं जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, उस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा। तो टॉपिक अगला क्या है? जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण में आज आप सभी को पढ़ाऊंगा क्या? जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण में हुआ क्या क्या, देखिए। अगर मैं मनुष्य की बात करूं, किसकी? मनुष्य की। तो मनुष्य कैसा है? सर्वाहारी। कैसा है? सर्वा। और अगर मैं हिरण की बात करूं तो हिरण कैसा है? शाक- शाकाहारी। यानी कि जितने भी जंतु हैं, मैं उनको अगर डिवाइड करूं कि वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं उसको तीन प्रकार से डिवाइड करूं। कितने प्रकार से होगा? तीन। एक शाकाहारी, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, मांसाहारी, और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी कार्निवोरस, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। मांसाहारी कार्निवोरस, कार्निवोरस। सर्वाहारी ओमनी, ओमनीवोरस। इतनी बातें करता हूँ। अगर मैं जंतुओं को डिवाइड करूं तो वो क्या क्या खा रहे हैं, अगर वो प्लांट को भोजन के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो शाकाहारी हैं। अगर वो केवल अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो वो मांसाहारी हैं। अगर प्लांट प्लांट और एनिमल दोनों को भोजन के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब वो कैसे हैं? तब वो है कैसे? सर्व। यानी कि सर्वाहारी में आता क्या है हमारा? मान। क्या आता है? हम। इतनी बातें कर। अब इसके बाद जंतुओं में पोषण पढ़ाना है। तो जंतुओं में ये चीजें आपको समझ में आई, शाकाहारी किन्हें कहते हैं, मांसाहारी किन्हें कहते हैं, और सर्वाहारी किन्हें कहते हैं। हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अब इसमें पढ़ाना क्या है कि मेन टॉपिक जो है, मेन टॉपिक जो है उसमें पढ़ाना है कि पोषण कैसे होता है। पोषण कैसे होता है किसमें? आपके टॉप चैप्टर में दो ही चीजें हैं। किसमें? अमीबा में, अमीबा में, और मनुष्य। दो टॉपिक विशेषकर पर, अमीबा में पोषण और मनुष्य में पोषण। दो ही जंतुओं में पोषण हमको समझना है इस चैप्टर। उसके साथ साथ जब मैं आपको पोषण पढ़ाना शुरू करूंगा, तो जंतुओं में पोषण जब प्रक्रिया शुरू होगी तो 5 चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न होगी। वे 5 चरण क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। 5 चरण क्या क्या है? 5, 5 स्टेप। 5 स्टेप क्या क्या है, देखिए। अगर कोई भी जंतु पोषण कर रहा है, यदि मानव है या अमीबा है या कोई अन्य जंतुओं में पोषण पढ़ा जाए, तो उसके अंदर पांचों प्रोसेस चलेंगे, तभी वह पोषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा। पहला है अंतर्ग्रहण। क्या वो? अं- दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है पाचन। तीसरा प्रोसेस है अवशोषण, अवशोषण। और चौथा प्रोसेस है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और लास्ट पांचवा प्रोसेस है परिच्छेद, परिच्छेद, या इसी को बहिर्गमन क्या कहते हैं? बहिर्गमन। इतनी बातें करता हूँ। अंतः ग्रहण को कहते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन। पाचन को कहते हैं, पाचन को कहते हैं डाइजेशन, डाइजेशन।
अवशोषण को कहते हैं एब्जॉर्बेशन। स्वांगीकरण को कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। बहिर्गमन को कहते हैं इजेशन। कितनी बात देखा, इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और ये पांचों चरण कोई भी जंतु अगर पाचन की प्रक्रिया करेगा, पोषण करेगा, तो ये पांचों चरण उसके शरीर के अंतर्गत चले। कौन कौन से? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और विच्छेदन। इन पांचों चरणों को पढ़ना आवश्यक है। उससे पहले मैं एक बार रिपीट कर दूं क्या क्या मैंने पढ़ा है। जंतुओं में पोषण पढ़ना है, तो जंतुओं में पोषण पढ़ना है तो ये चीज जानना जरूरी है कि जंतु किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर। अगर वह प्लांट को भोजन के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कैसा है? हर्बीवोरस से। अगर मांस को भोजन के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है तो कार्निवोरस है। और जो पोषण भोजन ग्रहण कर रहा है अगर वो मांस है और एनिमल जंतु और पादप दोनों है, तब वह कैसा है? सर्वाहारी। उदाहरण के तौर पर मनुष्य। ठीक। अब मैं अगर पोषण की बात करूं आपके किताब में, तो दो ही प्रकार से पोषण आपके समझाया गया है, एक अमीबा में पोषण और दूसरा मनुष्य में। अगर अमीबा या मनुष्य किसी भी जंतुओं में पोषण को पढ़ूंगा तो उसमें 5 चरण पढ़ना आवश्यक है। पांचों चरण बताएंगे कैसे पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो पहला चरण है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है बहिक्षेपण या बहिर्गमन। इतनी बातें करना। अब इन पांचों का डेफिनेशन भी जानना जरूरी है। डेफिनेशन इनकी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सीधे मुंह करता हुआ लेके चलूंगा किसमें? अमीबा में पोषण की तरफ। ठीक। इतनी बातें समझ में आई? मैं इसको रब करता हूँ। आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं जंतुओं में पोषण। मैंने बोला 5 चरणों में, किसी भी जंतु में 5 चरणों में पाचन की प्रक्रिया, पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट हो। पहला मैंने चरण बताया आपको क्या? अंतःग्रहण। क्या? देखो हुआ क्या, इसको मैंने बोला इंजेक्शन। दूसरा चरण कौन सा था? दूसरा चरण था पाचन। पाचन। तीसरा चरण था अवशोषण। अवशोषण। और चौथा चरण था स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। लास्ट वाला पांचवा चरण था बहिक्षेपण। बहिक्षेपण या इसी को कहते हैं बहिर्गम। बहिर्गम। इतनी बातें कर। इसको कहते थे इजेशन। इजेशन। इसको कहते थे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। इसको कहते थे एब्जॉर्बेशन। किसको? अवशोषण। एब्जॉर्बेशन। पाचन को कहते थे डाइजेशन। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करें। देखिए मैंने पहला टॉपिक अंतःग्रहण बोला, आइए देखते हैं अंतःग्रहण क्या। अंत होता क्या? इंजेक्शन। देखो ध्यान पूर्वक सुनना याद। जब हम भोजन को, मनुष्य की बात कर रहा हूं, अपनी बात कर, आपने थाली में भोजन निकाल, अब उस भोजन को आप बनाएंगे पोटली, गौर जिसको बोलते हैं, निवाला जिसको बोलते हैं, उस निवाले को मुख तक पहुंचाएंगे। मुख तक भोजन पहुंचा और बकल कैविटी, मुख गुहा के अंदर गया। मुख गुहा के अंदर भोजन का पहुंचना प्रक्रिया क्या कहलाया? अंतःग्रहण। आपने भोजन को अंदर लिया, ग्रहण किया, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतःग्रहण। लिखोगे कैसे? इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम भोजन को ग्रहण करते हैं हाथों के द्वारा, या अन्य एनिमल के पास हाथ नहीं होते, तो भोजन को मुख के अंदर, मुख गुहा के अंदर प्रवेश कराने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। ठीक। दूसरा प्रोसेस लिखने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, मैं बता दे रहा हूँ, डेफिनेशन आप लोग लिखते चलेंगे। दूसरा प्रोसेस है पाचन। क्या? पाचन। अब पाचन में क्या होता है? डाइजेशन। तो देखो ध्यान पूर्वक, आपने जब भोजन को ग्रहण किया, मान लो भोजन है, अब इस भोजन में उपस्थित थे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित थे। प्रोटीन उपस्थित था। प्रोटीन। विटामिन थे। विटामिन थे।
और फैट था, लिपिड था, और ढेर सारे क्या थे, बायोमोलिक्यूल, और ढेर सारे। सब सुनो, आपने भोजन को जो ग्रहण किया है वो आपके मुख के अंदर गए, कहाँ गए, पकल कैविटी में गए। इस प्रक्रिया को मैंने क्या बोल दिया, पकल कैविटी के अंतर्गत गए, अंदर गए, तो इस प्रक्रिया को मैंने अंतर ग्रहण बोल दिया। जैसे भोजन अंदर गया तो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो बायोमोलिक्यूल है, जैव अणु है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ये इतने बड़े फॉर्म में गए। रोटी का एक टुकड़ा आप खाए हो, इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा, अब वह रोटी का टुकड़ा भौतिक और रासायनिक रूप से टूटना शुरू हो, फिजिकल रूप से, फिजिकल रूप से और केमिकल रूप से। यानी कि केमिकली या हम उनको तोड़ें या फिजिकली, मतलब जो भोजन का निवाला आपने अंदर लिया है उसको आप तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना शुरू करो, वही प्रक्रिया बउआ क्या कहलाएगी, पाचन। लिखोगी परिभाषा कैसे, जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो वो भोज्य पदार्थ बड़े अणुओं से, बृहद अणुओं से छोटे छोटे निम्न निम्न अणुओं में टूटने की प्रक्रिया। अब टूटेगा कैसा, चाहे वह भौतिक रूप से टूटे, चाहे वह रासायनिक रूप से टूटे। लिखोगे कैसे, जब हम बृहद अणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो रासायनिक और भौतिक रूप से वे छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन। डाइजेशन में फिजिकली या केमिकली दोनों रूप से फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। कैसे फिजिकल है, आपने भोजन को अंदर लिया हुआ, आप दांत से कूचना शुरू किए, तो इतना बड़ा भोजन का निवाला दांत से कूचना शुरू किए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, फिर आपकी जीभ से लार निकला, क्या निकला, सलाइवा, क्या निकला, मानो बकल कैविटी के अंतर्गत गया। तो फिजिकल रूप से कौन था बबुआ, टीथ था, टीथ था। उसने क्या किया, क्रश करना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना शुरू किया, और मुख में ही उपस्थित है क्या, जीभ, उसमें से स्रावित हुई क्या, सलाइवा, लार निकला। अब लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, क्या होता है वो, एंजाइम। अब एंजाइम क्या है वो, केमिकल। टीथ क्या था, फिजिकली रूप से तोड़ रहा था। एंजाइम का नाम होता है जो सलाइवा में होता है, उसको बोलते हैं टाइल। क्या बोलते हैं, टाइल। ठीक, इतनी बातें कंफर्म याद रखो। जब टाइलिन जो है एंजाइम लार में पाया गया तो भोजन को क्रश किया, पीसना शुरू किया, जैसे दांत ने, दांत के साथ साथ जब पीस कर तैयार हुआ भोजन तो उसमें लार मिक्स होती गई, और लार में एक एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन पाचन किसका करता है, स्टार्च, किसका बबुआ, स्टार्च, स्टार्च का। अब स्टार्च क्या है, मंड, मंड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी जैसे हमने भोजन किया तो भोजन को बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में परिवर्तित करने के लिए हम रासायनिक और भौतिक रूप से, रासायनिक और भौतिक रूप से उन बृहद अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित कर रहे हैं, और यही प्रक्रिया बबुआ क्या कहला रही है, पाचन। क्या कहला रही है, पाचन। यानी कि चाहे मैं फिजिकल रूप से चाहे मैं केमिकल रूप से भोजन को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर दूं, पृथक कर दूं, तब यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। मैंने उदाहरण कैसे लिया, मान लो मैंने खाना खाया, ये खाना, इस खाने को मैंने बकल कैविटी के अंदर डाला, मुंह गुहा के अंदर प्रवेश कराया, तो मेरे दांत ने उसको क्रश करना शुरू किया, पीसना शुरू किया, काटना शुरू किया, कुतरना शुरू किया। जैसे कुतरना और काटना पीसना शुरू किया, उसी के साथ साथ जीभ मिक्स करेगी और लार स्रावित होगी मुख से। उस लार में एंजाइम उपस्थित होगा जिसका नाम है टाइलिन। अब टाइलिन होता क्या है, एक एंजाइम है जो केमिकल। अब चाहे वह केमिकल रूप से और चाहे वह फिजिकल, दांत से पीस रहे हो और केमिकल मिक्स कर रहे हो, केमिकल किसका पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, क्या नाम है, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। मतलब अगर मैं भोजन को ग्रहण किया तो वह भौतिक और रासायनिक रूप से बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में पृथक्करण, विभाजित होना, टूटना, क्या कहलाए, पाचन। कितनी बातें कर हम लोग, अंतः ग्रहण और पाचन शायद आपके समझ में आ गया। फिर अगला प्रोसेस है बाबू, अगला प्रोसेस है अवशोषण। ये ध्यान से सुन, ये ध्यान से सुन, अवशोषण इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्बेशन, ध्यान पूर्वक। एब्जॉर्बेशन में हुआ, जब मैंने पाचन करना शुरू किया, तो पाचन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुंह गुहा से अंदर गया, फिर ग्रास नली में गया, ग्रास नली से स्टमक में गया, पेट में, फिर पेट से छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय में अतिरिक्त अनावश्यक पदार्थ इकट्ठा हुआ और गुदा के थ्रू शरीर से बाहर निकल गया।
हुआ क्या, छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन हो, सबसे ज्यादा पाचन आमाशय में होगा, लेकिन छोटी आंत में जब भोजन पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा छोटी आंत से अवशोषण होगा। क्या हो, अवशोषण। मतलब जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं, क्या, आवश्यक पदार्थ, पाचन की प्रक्रिया पूरी हुई, जितने भी आवश्यक पदार्थ थे वह विलेय हो गए, विलेय किसमें, जल में, जल में घुल गए, घुल गए, जल में घुल गए तो एक विलयन बन के तैयार, रस बनकर तैयार, और वह रस जो है अवशोषित कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। कहाँ, ब्लड स्ट्रीम, कहाँ बबुआ, ब्लड, ध्यान, ब्लड स्ट्रीम। देखो, मान लो ये हमारी छोटी आंत, ये हमारी छोटी, यहाँ पर भोजन, अब भोजन जो आवश्यक पदार्थ है वह आवश्यक पदार्थ जल में घुल गया, जल में घुल गया, और यहीं से मेरी रक्त वाहिनियां निकल रही और इसमें रक्त बह, तो होता क्या है, जो जो आवश्यक पदार्थ जल के साथ विलय हो गया है, घुल गया है, विलयन तैयार हुआ है, वह विलयन रक्त की धारा में जाकर के जुड़ जाता, अवशोषण हुआ, यहाँ से यहाँ खींच लिया गया। क्या, आवश्यक पदार्थों को कहाँ से, छोटी आंत से अवशोषित कर लिया गया। क्या, आवश्यक पदार्थ किसमें, ब्लड स्ट्रीम में बहते हुए, तो रक्त में आ गया आवश्यक पदार्थ, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोल दिया, क्या, अवशोषण। क्या बोल दिया, एब्जॉर्बेशन दिया। इतनी बातें कंफर्म, इतनी बातें कंफर्म। अवशोषण क्या हुआ, रक्त ऐसे छोटी आंत के समीप ही, छोटी आंत के समीप ही ढेर सारी ब्लड वेसल्स निकलती, रक्त वाहिनियां निकलती, उसमें रक्त बहता रहता है, तो आवश्यक पदार्थ रिस करके, अवशोषित होकर के किसमें पहुंच जाते हैं, रक्त में पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवशोषण। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, लास्ट प्रोसेस स्वांगीकरण, स्वांगी, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। हुआ क्या, एसिमिलेशन में क्या, ध्यान, जब रक्त में घुल गया है क्या, आवश्यक पदार्थ, तो वह आवश्यक पदार्थ हमारे प्रत्येक सेल में जाएगा। मान लो ये रक्त था, रक्त में घुला आवश्यक पदार्थ, ये आवश्यक पदार्थ, ये है ब्लड वेसल्स, रक्त में घुल गया है आवश्यक पदार्थ, जो छोटा छोटा बना रहा हूँ आवश्यक, जैसे विटामिन हो गए, ये सब हो। अब ये मान लो हमारे मस्तिष्क की सेल है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स है, और ये मान लो हमारे हाथ की सेल है, ये हमारे पैर की सेल है, तो यहाँ तक आवश्यक पदार्थ पहुंचेगा, यहाँ तक आवश्यक पदार्थ रक्त के थ्रू पहुंचेगा, रक्त के थ्रू पहुंचेगा, यानी प्रत्येक सेल में पहुंचना क्या, आवश्यक पदार्थों का। और प्रत्येक सेल में होता है बाबू जीव द्रव्य, क्या होता है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जिनको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और इसमें जीवित पदार्थ होता है जीव द्रव्य, इसको कोशिका द्रव्य, कोशिका, और जो जीवित पदार्थ होगा कोशिका द्रव्य में उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये है कोशिका द्रव्य। ठीक, जो जीवित पदार्थ होगा उसको बोलेंगे क्या, प्रोटोप्लाज्म। किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, मैट्रिक्स होता है, अधात्री, तो रक्त के ब्लड रुधिर वाहिनियों के अंदर जो आवश्यक पदार्थ अवशोषण होकर घुला है, वह घुला हुआ पदार्थ प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचेगा, और कोशिका का कोशिका द्रव्य बनने का प्रयास करेगा, कोशिका के अंदर मिक्स हो जाएगा, यानी कि जो जीवित पदार्थ है प्रोटोप्लाज्म उसमें घुल जाएगा, मतलब कोशिका का पार्ट बन जाएगा। ध्यान, पार्ट का मतलब चाहे सेल का मैट्रिक्स बन जाए, चाहे सेल में जो जो पदार्थ है, जैसे सेल का जो सेल मेम्ब्रेन था वह लिपिड और प्रोटीन से बना था, तो लिपिड और प्रोटीन जाके वहां पे लग, जितने भी सेल में प्रोटोप्लाज्म है उसका भाग बन जाए, क्या, जो आवश्यक पदार्थ लेने, किसमें, रक्त में, किसके थ्रू, अवशोषण प्रक्रिया के। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कैसे लिखोगे, जो रक्त में घुला हुआ आवश्यक पदार्थ है वह कोशिका के पास जाकर कोशिका के पदार्थ के साथ घुल जाता है, मिल जाता है, और कोशिका का भाग बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन बोलते हैं। इतनी बातें कंफर्म।
अब लास्ट में बात आती है बलक्षेपण या बहिर्गमन की। इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी पदार्थ थे वो पूरे के पूरे पदार्थ भोज्य पदार्थ के रूप में जो ग्रहण किए गए थे वे सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते। कुछ अतिरिक्त आपाचित पदार्थ बचता है। वह आपाचित पदार्थ क्या? आपाचित 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 पदार्थ, जो आपाचित पदार्थ बचता है वह आपाचित पदार्थ को हम वर्ज्य पदार्थ, क्या? वर्ज्य, बेकार पदार्थ कहते हैं, वेस्ट मटेरियल कहते हैं, एक्स्ट्रा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। अब यह वर्ज्य पदार्थ हमारे शरीर से या किसी भी जीव के शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बबुआ? इसी प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण अथवा इजेशन ओ बहिक्षेपण या बहिर्गमन बोलते हैं। ध्यानपूर्वक सुन, बहिक्षेपण या बहिर्गमन क्या है, इजेशन क्या है? जब हम भोजन को ग्रहण किए तो पूरा का पूरा भोजन जो है सभी पाचित नहीं होते, कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है। वह वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाता है वर्ज्य पदार्थ के रूप में, बेकार पदार्थ के रूप में। उसी पदार्थ को वर्ज्य पदार्थ या अनावश्यक पदार्थ या अपाचित पदार्थ कहते हैं। और शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बहिक्षेपण, बहिर्गमन या इजेशन कहलाती है। इसी को बोलते हैं मल त्याग। क्या बोलते हैं? मल त्याग। इतनी बातें भी। मनुष्य में मल त्याग की प्रक्रिया एक विशेष अंग के थ्रू होती है जिसको बोलते हैं गुदा। क्या बोलते हैं? इतनी बातें क्या? ये पांचों का पांचों प्रोसेस क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना। मैं अब सबका डिटेल बता, ध्यान पूर्वक समराइज करो। अंतर्ग्रहण, मैंने खाना लिया, खाने को ग्रहण किया, मुख के अंदर गया, अंतर, जैसे अंदर गया उसमें दांत ने उसको पीसना शुरू किया भोजन को, और लार मिलती गई, मतलब पाचन किस रूप से शुरू हो गया, चाहे वह भौतिक रूप से चाहे वह रासायनिक रूप से। भोजन छोटे छोटे अणुओं में बिखरने लगा, टूटने लगा। इस प्रक्रिया को मैंने पाचन बोल दिया। दो प्रोसेस कंप्लीट। तीसरा प्रोसेस, जब मैंने खाना खाया तो खाना मुख हुआ, उसके बाद ग्रासनली, ग्रासनली से होता हुआ पेट में पहुंचा। पेट में भी अन्य प्रकार की एंजाइम की पाचन करने लगी। फिर छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलाशय, मलाशय से गुदा शरीर से बाहर निकली। लेकिन जब छोटी आंत में पहुंचा, छोटी आंत सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेशन करती है, अवशोषण करती है। क्या होता है अवशोषण? जब भोजन छोटी आंत में पहुंचा तो उसमें जो अतिरिक्त आवश्यक पदार्थ थे, अतिरिक्त एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा आवश्यक पदार्थ थे, वे जल में घुल जाते हैं, और घुल करके मतलब एक विलयन तैयार कर लेते हैं, और वह विलयन रिस कर अवशोषित होकर रक्त में पहुंचा। इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। लेकिन जब वह रक्त में आकर घुल गया आवश्यक पदार्थ, तो रक्त के थ्रू परिवहन होकर वह प्रत्येक सेल के पास पहुंचेगा। यहाँ वह भाई हमको आवश्यकता है विटामिन की, तो यहाँ कैसे पहुंचा? रक्त के थ्रू पहुंचा। रक्त के थ्रू जैसे पहुंचा तो कोशिका का भाग बन जाता है, कोशिका का पार्ट बन जाता है, या कोशिका द्रव्य में घुल जाता है, या प्रोटोप्लाज्म बना लेता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? स्वांगीकरण। एसिमिलेट, आत्मसात हो जाता है, जुड़ जाता है शरीर के साथ। तभी तो कहते हो अच्छा खाओगे तो तुम्हारे शरीर को लगेगा। क्यों? क्योंकि स्वांगीकरण की प्रक्रिया के थ्रू आपके शरीर में लगता है क्या? भोजन। स्वांगीकरण प्रोसेस समझ में आया? रक्त के द्वारा बहकर आया और हमारे शरीर का भाग बन गया। क्या? आवश्यक पदार्थ। कौन कौन से? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये। अब अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? जो अनावश्यक पदार्थ बचा है, जो अनावश्यक पदार्थ बचा है मतलब जिनका पाचन नहीं हो सकता, वह पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएगा। और इस प्रक्रिया को बोल देंगे क्या? बहिक्षेपण या बहिर्गमन। और इसी को मल त्याग या इजेशन भी कहते हैं। पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण और अंतर्ग्रहण शायद आप लोगों की समझ में पूरी तरीके से आ गया। मैं ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको कंठस्थ होता जाएगा। याद करने से बेहतर है कि जो मैं बोलूं वो सुनते चलो, याद होता जाएगा। लिखना क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि आप मेरी बातों को जब लिख देंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ये मैं डायग्रामेटिक रूप से क्यों बताने का प्रयास करता हूँ? क्योंकि आपको एज ए पिक्चराइज हो जाए, जैसे आप बैठे लिखने तो आपको याद होता जाए ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी। इसीलिए मैं परिभाषा लिखने का प्रयास नहीं करता हूँ, केवल बताने का प्रयास। इतनी बातें करता हूँ। ये पांचों प्रोसेस आपके समझ में है। अब मैं सीधे सीधे मूव कर दूंगा आपके अगले टॉपिक पर, यहाँ पर लिखना, जिसका नाम है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण यानी कि अब मैं आपको अमीबा में पोषण पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में।
अभी तक इतना ही। ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया हो, लाइक ठोक दीजिएगा। इतनी बातें कंफर्म हो गई, ये सब अच्छे से समझ में आया, लाइक ठोक दीजिएगा। अमीबा में पोषण अगले लेक्चर में आएगा, उसके बाद फिर मानव में पोषण आएगा। मानव में पोषण जिस दिन आएगा उस दिन मैं डायग्राम पूरा पढ़ा दूंगा, और साथ ही साथ आपको पूरे की पूरी जितनी भी एंजाइम्स आवश्यक होती हैं, पाचक रस जो होते हैं, सब के बारे में पढ़ाऊंगा। यानी कि पूरा पाचन सिस्टम कंप्लीट। फिर मूव करेंगे हम लोग श्वसन पे, फिर रक्त परिवहन तंत्र पे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, फिर लास्ट में फिर अगला प्रोसेस आएगा मानव में जनन। फिर चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करता चलूंगा। इतनी बातें कंफर्म, ये सब नोट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, अमीबा में पोषण। ठीक, राम राम।